सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। बच्चा आज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट 2020 के सारे क्वेश्चंस, राइट। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट मार के आप इससे पहले खुद से सॉल्व करेंगे, राइट। और आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो 4 सिंपल स्टेप है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको फॉलो करिए और इससे आप 2019 से लेके 22 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट एरर फ्री आप डाउनलोड कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपको ये चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से मास्टर करना है, समझना है, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का प्लेलिस्ट है, जहां पे सबसे पहले आपको मिलने वाला है कॉन्सेप्ट वीडियो, उसके बाद एलसी ऑसिलेशन पे एक सेपरेट वीडियो है क्योंकि बच्चों को इसमें तकलीफ आती है। उसके बाद आपका जेई मेन 2022 का सारा सोल्यूशन है, 2021 का सोल्यूशन है और कुछ आपके पास टॉप क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। एंड माइंडेड कि 2020 में अगर हम बात करें तो सवाल आपको काफ़ी अच्छे थे और एक आध सवाल में कैलकुलेशन आपको अच्छा था। यहाँ पे हमसे कहता है एन इंडक्टेंस कॉइल हैज़ अ रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम। अब यहाँ पे रिएक्टेंस का क्या मतलब है? रिएक्टेंस का मतलब है कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि सर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। आपको डायरेक्टली यहां पे ये दे रखा था। ठीक है, अच्छा। When an AC signal of frequency 1000 Hz is applied to the coil, the applied voltage leads the current by 45 degrees. 45 degrees. अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको कैपिटल R है और इंडक्टर है, यानी कि XL है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फेजर की बात करें तो आपका अगर आर इस प्रकार से आपने बनाया है तो एक्सेल जो होता है वो आपको ऊपर की तरफ बनेगा, लीडिंग बाय 90 डिग्रीज। लीडिंग बाय 90 डिग्रीज, दिस इज योर एक्सेल, राइट। और क्योंकि हमको यहाँ पे कहता है कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्रीज, इसका मतलब आपको ये भी हो गया है, इसका मतलब आपको ये भी हो गया है कि इसका जो रिजल्टेंट आने वाला था ना, इसका जो आपको रिजल्टेंट आने वाला है विच इज योर जेड, ये आपको 45 डिग्री से आगे है, 45 डिग्री से आपको आगे है फ्रॉम आर। ठीक है, अब यहां पे एक बात क्लियर हो गया है कि आपका एक्सेल और आर को बराबर होना पड़ेगा, तभी आपका 45 डिग्री आया है। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमको और मिल जाता है कि एक्सेल और आर आपका सर बराबर है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज हाउ मच। अब ये सवाल आपके लिए बहुत आसान सा हो गया है। आपको पता चल गया है कि आर और एक्सेल आपस में बराबर था, तो आपने आर की जगह एक्सेल लिख दिया है, तो एक्सेल स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहां से हमको निकल के आ रहा है क्या, ये आपके पास 2 एक्सेल स्क्वायर है, यानी कि एक्सेल इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 100, विच मीन्स आपका जो एक्सेल, और एक्सेल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू 50 रूट 2। ठीक है, ओमेगा क्या होता है सर ये होता है 2 पाई एफ इंटू एल इज इक्वल टू 50 रूट 2। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो मेरा कैपिटल एल की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 50 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ। अब सर यहाँ पे 2 पाई एफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 की जगह 2 लिख दिया है, पाई की जगह पाई रखिए और एफ की जगह हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं 1000, दैट इज 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, राइट। अब आपको इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना कुछ मैनिपुलेशन लगा सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको सिंपली 5 रूट 2 है, नीचे में आपको 2 है, ये आपका 10 टू द पावर 2 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से एक 0 और इसको कट किया था, तो ये आपका पाई और यहाँ पे आपका 10 टू द पावर 2 विच मीन्स 10 टू द पावर -2। अब हम लोग यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी पाई कर दीजिए और नीचे भी पाई कर दीजिए। फायदा ये होता है कि पाई स्क्वायर आपको अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है। तो जब भी ये पाई देखो ना, मैं जनरली आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे ये प्रेफर करूंगा कि आप ऐसा करें। सो 5/2 2.5 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर 10 के बराबर है, यानी कि 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे आपके पास अब ऊपर में पाई है, तो ऊपर वाले पाई को यानी कि 3.14 को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये करना आपके लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको बड़ी आसानी से 1.1 अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर -2 हेनरी आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो ये सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ध्यान रखना है कि आपको जब यहाँ पे कॉइल के साथ रिएक्टेंस वर्ड बोला गया था तो आपको समझ जाना है कि उसमें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस दोनों था। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सवाल ऐसा है कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन ध्यान से नहीं करेंगे तो आप इसे फंस जाएंगे। सवाल में कहता है इन एन एलसी सर्किट, सिर्फ एल और सी है, द इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू 40 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस जो है वो 100 माइक्रोफैरड है। If a voltage Vt equals to this much is applied to the circuit, the current in the circuit is given by what? Right? अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सएल। सर एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल। सर यहां पे हमें ओमेगा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 314, यही मेरा ओमेगा है। तो यहाँ पे सर हमने लिख लिया है 314 मल्टीप्लाइड बाई एल की वैल्यू है 40 मिली हेनरी। सो दिस इज योर एक्सएल ओम्स। अगर हम बात करें एक्स सी की तो वो सर होता है 1 बाई ओमेगा सी विच इज 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू 314 है और सी की वैल्यू सर 100 माइक्रोफैरड है, यानी 10 टू द पावर -4 ही बचने वाला है, दिस मच ओम्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि डिपेंड करता है कि एक्सी लीड कर रहा है कि एक्सएल लीड कर रहा है। देखिए अगर हमको करंट की इक्वेशन की बात करें, अगर हमको कोई आई नॉट पूछेगा तो वो तो सर हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड, जहाँ पे सर वी नॉट की वैल्यू तो 10 है, दिस इज योर 10 डिवाइडेड बाई। लेकिन हमें ये नहीं पता है इस समय, इसको देख के समझ में नहीं आएगा कि एक्सी बड़ा है कि एक्सएल बड़ा है। एक बार के लिए चलो मान लेते हैं कि शायद एक्सी बड़ा है, तो एक्सी माइनस एक्सएल सॉल्व तो करो। मेरा पॉइंट है कि जनाब एक बारी एक्सी माइनस एक्सएल सॉल्व तो करो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सी बड़ा था, यानी सर्किट में कैपेसिटेंस का जो नेचर है वो डोमिनेट कर रहा है, चलिए इसको एक बारी सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज योर 1 डिवाइडेड बाई 314, 10 टू द पावर 4 को हम ऊपर भेज देते हैं, माइनस 314 मल्टीप्लाइड बाई 40, यानी कि आप इसको सिंपली 4 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा अब यहां पे देखिएगा आपको क्या इस्तेमाल करना है ट्रिक का, या फिर ट्रिक तो इसको नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन। ये 314 यानी 314 को देख के आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि आप इस 314 को बेसिकली 3.14 इंटू 100 लिख सकते हो, क्योंकि 3.14 ये आपका पाई है। तो चलिए ऐसा करते हैं, ऐसा करने से ऊपर में आपके पास बचने वाला है यहाँ पे सिर्फ 100 और नीचे में आपके पास आ जाएगा 3.14 माइनस इसको अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने इसको लिखा है 3.14 तो ये 10 टू द पावर -4 चला जाएगा, सो दिस इनटू दिस। अब यहाँ पे अगर आप इसको एलसीएम ले तो आप देखिए कितनी मज़ेदार बात हो रही है कि 3.14 इंटू 3.14 पाई का स्क्वायर जो कि 10 के अप्रॉक्सीमेटली होता है, सो 10 इंटू 4 ही आपके पास यहाँ पे बचेगा। सो दिस इज नथिंग बट 60 डिवाइडेड बाई 3.14। एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, यानी कि एक्सी सब साबित हो गया है, प्रूफ हो गया है कि एक्सी एक्सएल से मेरा बड़ा था। सर ये जान के हमने क्या कर लिया कि एक्सी एक्सएल से बड़ा था, अभी बताते हैं। सबसे पहले आप आई नॉट तो सॉल्व कर लो। सर आई नॉट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई दिस इज योर 60 एंड 3.14 गोज हियर, सो दिस बिकम्स 31.4 बाई 60। बच्चा इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.52। यही आप किसी भी बुक के सोल्यूशन में देखेंगे तो बड़े ही एकदम बेकार घटिया सोल्यूशन वो लोग देते हैं, चुपचाप दिस इक्वल टू वैल्यू लिख देंगे, लेकिन आपके लिए वो सॉल्व करना एग्जाम में पॉसिबल नहीं होगा। ये है आपका सही तरीका। अब सर हमें आई नॉट की वैल्यू तो पता चल गई है कि 0.52 है। ओके सर, अब ध्यान से देखिएगा, अगर एक्सी आपका एक्सएल से बड़ा है यानी कि सर्किट आपका डोमिनेंट क्या है, कैपेसिटेंस है, और जब आपका सर्किट डोमिनेंट कैपेसिटेंस होता है उस केस में आपका करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्रीज। करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्रीज, यानी अगर अभी वोल्टेज का इक्वेशन ये है तो करंट का जो इक्वेशन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें π/2 हमें ऐड करना पड़ेगा। सो आई नॉट की वैल्यू मेरी कितनी है, 0.52, दिस इज योर साइन ओमेगा टी मतलब 314t प्लस 90 डिग्री, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा विच इज कॉस ऑफ 314t। तो इस लिहाज से जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है वो मैच हो रहा है, ये आपको बेसिकली कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस समझ में आया है एंड दैट मेक्स दिस अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन टफ था लेकिन आपने उसको आसान बनाया। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कैलकुलेशन आपको बेसिकली टफ ही है। टफ बोले तो थोड़ा सा यहाँ पे है, गंदगी है थोड़ी सी कैलकुलेशन में, लेकिन उसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी दिखाते हैं कैसे। ध्यान से देखिए सवाल को, तो बड़े ही आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग एंड कैलकुलेटिव सवाल आपसे पूछे गए थे 2020 में। इसमें कहता है अ 750 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन किया जाए, 20 वोल्ट आरएमएस सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, इंडक्टेंस कैपिटल एल की वैल्यू तो देखिए कितनी खतरनाक दे रखी है, एंड कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड ऑल इन सीरीज, राइट। द टाइम इन विच द रेजिस्टेंस विल गेट हीटेड बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको ये भी कहता है कि रेजिस्टेंस का जो हीट कैपेसिटी है वो है 2 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वो रेजिस्टेंस 2 जूल जब हीट डिसिपेट होगा तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। तो हमसे क्या चाहता है कि 10 डिग्री से बढ़ जाए, तो 1 डिग्री के लिए 2 जूल चाहिए, तो भैया 10 डिग्री के लिए 20 जूल चाहिए रहेगा। तो हमें ये पता चल गया है कि भैया रेजिस्टेंस में जो हीट डिसिपेशन होना है, सर्किट में जो हीट डिसिपेशन होना है वो 20 जूल का होना चाहिए। ठीक बात है। अब सर आपको ये भी पता होगा कि ये जो हीट डिसिपेशन होगा दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी। सो दिस शुड बी इक्वल टू 20 जूल, और हमसे को यहां से टी निकाल लेना है। तो सर हमारे पास आर की वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास आर की वैल्यू है 100 ओम। सर हमारे पास आई आर एम एस ही तो नहीं है। अच्छा, तो सर ये आई आर एम एस कैसे निकालेंगे? आई आर एम एस इज इक्वल टू योर वी आर एम एस डिवाइडेड बाई इम्पिडेंस। तो भैया पूरा सवाल का खेल इस इम्पिडेंस पे टिका हुआ है, इस इम्पिडेंस पे है, क्योंकि जो इम्पिडेंस होगा, ये जो आपका इम्पिडेंस होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यही तो पंगा है, इसी को आपको थोड़ा सा मेहनत करके सॉल्व करना होगा। आर की वैल्यू 100 ओम है, सो दिस इज योर 100 का स्क्वायर, ब्रैकेट एक्सएल बोले तो ओमेगा एल यानी कि 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है 750 है, सो बेसिकली ये 1500 पाई हो जाएगा। ये आपको हो गया है 1500 पाई, राइट। ये हो गया ओमेगा इंटू एल, और एल की वैल्यू है 0.1803 माइनस 1 बाई ओमेगा सी, और सी की वैल्यू है 10 टू द पावर -5 हो जाएगा इवेंचुअली, सो -5, इसका भी स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको एलसीएम लेंगे ना तो फिर से पाई स्क्वायर बनेगा जो कि 10 बन जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करके इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब मेहनत कर लेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ये 834 ओम्स निकल के सामने आने वाला है। ठीक, अच्छा, एक बारी आपने यहां से इंपिडेंस सॉल्व कर लिया यानी कि आपका करंट आ जाएगा। सो यहां पे अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर एम एस इज नथिंग बट योर वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर इंपिडेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 20 जूल्स। तो यहां से मेरा टाइम निकल के आ जाने वाला है। सो दिस योर हाउ मच 20 वोल्ट्स, यानी कि ऊपर में आपका 400 है, नीचे में मेरा 834 का, यहाँ पे मेरे पास जनाब 834 का स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय योर कैपिटल आर विच इज हाउ मच 100। दिस इज योर 100 मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से आप टाइम को सॉल्व कीजिए, आपका जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर सी निकल के आने वाला है। सो ये सवाल टफ इसलिए है क्योंकि ऑप्शंस देखिए 348 एंड 365 आर वेरी वेरी क्लोज। तो आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, आपको बहुत प्रिसाइज सॉल्विंग करना पड़ेगा इस सवाल में। तो कॉन्सेप्ट ये है, हालांकि सॉल्विंग इस सवाल का आपका मुश्किल कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये सवाल तो आपको बहुत ही आसान सा है, या आपको 2021 या 22 में भी आपसे पूछा गया है। क्वालिटी फैक्टर के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन है विच इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट ऑफ L/c। तो यहाँ पे जनाब हमको सारी वैल्यूज दे रखी है। r की वैल्यू आपको 100 दे रखा है, L की वैल्यू
L की वैल्यू जो है 80 मिली हेनरी यानी इतना, डिवाइडेड बाई C की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 आपको दे रखा है। सो दिस इज हाउ मच, ये आपको हो गया है भैया 40, दिस इज योर 40, और इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻3, तो ये बेसिकली अंदर में 40,000 है, अंदर में ये आपके पास जो है 40,000 है। तो वो 40,000 अगर बाहर निकलेगा तो कितना बन के निकलेगा, 200। तो ये आपको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 2, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जहां पे आपको डैम्ड ऑसिलेशन को कंपेयर किया जा रहा है एलसीआर में डैम्ड ऑसिलेशन से। एसएचएम में आपने डैम्ड ऑसिलेशन के बारे में जरूर से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारे ही चैनल पे है, जाके सर्च कीजिए डैम्ड ऑसिलेशन बाय एड्यूनिटी। उसमें आप डबल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। एक बारी बहुत क्विकली आपको वो इक्वेशन के दर्शन करा दिए जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये आपका एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और अभी फिलहाल ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अपनी मीन पोजीशन से कहीं आगे है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो इस पे जो फोर्सेस लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक तो kx लग रहा होगा और यहाँ पे डैम्पिंग हो रहा है। तो डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं b इंटू वेलोसिटी, इस समय जो इसका स्पीड है मल्टीप्लाइड बाई b, और b डैम्पिंग कांस्टेंट कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे आप अब क्या बोलते हो कि अच्छा सर ये जो नेट फोर्स है सिस्टम पे दैट इज इक्वल टू kx प्लस b इंटू वी, जहाँ पे ये दोनों फोर्सेस लेफ्ट डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव लिख दिया। फोर्स की जगह आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, और एक्सेलरेशन को आप लिखोगे d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। इन टर्म्स को आप लेफ्ट साइड ले आओगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस kx प्लस b इंटू वी, और v की जगह आप लिख सकते थे dx बाई dt इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को आप थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे। So this is a very popular double differential equation in your damped oscillation, इसी को हमको कोरिलेट करना है हमारे LCR में। आपने LC ऑसिलेशन पढ़ा है। अब LC ऑसिलेशन में क्या होता है ना कि आपका एनर्जी का लॉस नहीं होता है, क्योंकि सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एनर्जी आपका इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर में ऑसिलेट करता रहता है। लेकिन अगर हमारे सर्किट में इंडक्टर भी लगा दिया गया, कैपेसिटर भी लगा दिया गया, और आपको गलती से एक रेजिस्टेंस भी अगर है, तो आपका एनर्जी समय के साथ डिसिपेट होना शुरू हो जाएगा। और इस केस में आपका इक्वेशन कुछ इसी फॉर्मेट में बनकर निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे जो अगर आप पूरे सर्किट में गोल घूमे, है ना, आपका जो KVL होता है, तो वहां से आपको निकल के आएगा दैट इज LdI बाई dt प्लस योर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल Q बाई C प्लस योर I इंटू आर इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप थोड़ा सा और लिखे, I की जगह आप लिख सकते थे dQ बाई dt, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर Q अपॉन dt का स्क्वायर प्लस योर I R में I को लिख सकते थे आप dQ बाई dt प्लस Q बाई C इज इक्वल टू 0। अब हमको ना इन दोनों को कंपेयर करना है, आपस में इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो भैया यहाँ पे x की जगह q था, तो d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर के साथ m चिपका था, यहाँ पे l चिपका है, यानी कि भैया m जो है वो आपको कहीं ना कहीं l क्या यहाँ पे इक्विवेलेंस दिख रहा है। उसी प्रकार b है, यहाँ पे r है, तो आपने बोला कि भैया b का इक्विवेलेंस R है, यहाँ पे K है, और यहाँ पे आपको 1/c है, तो यहाँ पे आपने बोला 1/c। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर C में सब कुछ मैच हो रहा है क्या। L का भाई M है, C का भाई 1/k है, और R का भाई B है। तो यहाँ पे आपको ना मैंने बड़े डिटेल में समझा दिया चीज़ों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, हमसे इस सवाल में कहता है कि एन इलेक्ट्रिकल पावर लाइन हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम delivers 1 kilowatt at 220 volt. The efficiency of the transmission line is approximately how much? अच्छा, तो भैया जो पावर है दैट इज 1000 वॉट।
और हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि भैया I इज इक्वल टू पावर अपॉन V। पावर की जगह लिखा 1000 और V की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया है 220। थोड़ा सा इसको अगर कट्टम कुट्टी करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 50 और ये आपको हो जाएगा 11। सो 50 अपॉन 11 एम्पियर। इसका मतलब आपको ये पता चल गया है कि भैया आपका पावर लॉस कितना है। पावर लॉस कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर इंटू आर, तो सर आई स्क्वायर का मतलब है 50 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट योर 2500। 11 का स्क्वायर बोले तो 121 एंड रेजिस्टेंस इज हाउ मच, ओनली 2। So this fellow is 5000 by 121 watt. So this is your power loss. अब देखिए हम लोग परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। आपने क्या ट्रांसमिट किया, दैट इज 1000 वॉट, और आप क्या कर सकते थे, दैट इज 1000 प्लस आपने जो लॉस कर दिया, दैट इज योर 5000 डिवाइडेड बाई 121 इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिए चुपचाप से, आपका जो है ऑप्शन नंबर 96% बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच करता हुआ आपको दिखेगा। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है ये वाला। आपको लॉजिक समझा दिया गया है कि आप एफिशिएंसी कैसे बोल रहे हो, आप क्या कर सकते थे, दैट इज इन द डिनोमिनेटर, और आपने क्या किया, वही तो कहलाएगा एफिशिएंसी। हाँ सर, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इन अ सीरीज LR सर्किट पावर ऑफ 400 watt is dissipated from a source of 250 volt 50 hertz. The power factor of the circuit is 0.8. अगर हम सिर्फ इतने से लाइन के ऊपर फोकस करें तो हमको पता है कि पावर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है IRMS मल्टीप्लाइड बाई VRMS मल्टीप्लाइड बाई cos फाई। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है। अच्छा सर, अब यहाँ पे देखिएगा, आपको V दिया है, आपके पास I तो है नहीं, तो I की जगह क्या लिखोगे? सर I की जगह हम लिख सकते थे VRMS डिवाइडेड बाई Z। यहाँ पे ऑलरेडी एक आपके पास VRMS है और आपके पास यहाँ पे cos फाई। तो सर हमको कहीं ना कहीं Z पता चल गया। कैसे? सर पावर की वैल्यू है 400, VRMS हमारे पास कितना है 250, तो यहाँ पे लिखा 250 मल्टीप्लाइड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर 0.8 विच इज नथिंग बट योर 4/5 डिवाइडेड बाई Z। अच्छा, अब देखिएगा, ये इसको कट करेगा तो यहाँ से 100, ये दोनों जीरो एक एक जीरो को उड़ा दिया, यहाँ से इसको कट किया तो ये 5, यानी कि सर Z की जो वैल्यू है वो आ रही है 125 ohms। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग साइड में थोड़ा सा फेजर भी बना ले रेजिस्टेंस का और इंडक्टेंस का, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भैया ये R बनता है, ये आपका XL बनता है, और इनका जो रिजल्टेंट होता है ना, यही तो आपका Z होता है। इम्पिडेंस जो आप कह रहे हो यही तो आपका Z होता है, और ये जो एंगल होता है यही तो आपका पावर फैक्टर है cos फाई, राइट? यही वो फाई है। हाँ सर, अब देखिएगा, तो आपको अगर Z की वैल्यू पता चल गई है, आपको पता है कि Z की वैल्यू 125 है, आपको पता है कि cos फाई 4/5 है, मतलब आपका जो sin फाई होगा वो 3/5 है, तो आपको XL नहीं पता चल गया। भैया XL क्या है? Z का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि Z sin फाई। बढ़िया सर, ये 125 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 बोले तो सर ये कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 25, यानी कि 75 ओम। 75 ओम इज योर XL। अब आगे बढ़े, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू यूनिटी। ओ हो सर, cos फाई का फॉर्मूला R/Z होता है और हमसे कहता है कि ये 1 हो जाए, यानी कि R इज इक्वल टू Z हो जाए। ये कब होगा? आपका इंपिडेंस Z के बराबर कब हो जाएगा? जब आपने उस सर्किट में एक कैपेसिटर भी जोड़ा है सीरीज में, और इस तरीके से जोड़ा है कि आपका XL और XC बराबर हो गया। समझते हो ना? रेजोनेंस की का ही आपका कंडीशन है। तो देखिए, अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू C इज एडेड इन सीरीज टेकिंग द वैल्यू ऑफ C एज दिस मच, तो N की वैल्यू बताइए। सो बेसिकली आपको C सॉल्व करना था।
समझ रहे हो? लेकिन सी, एक्सी और एक्सएल तो बराबर रहा होगा, खत्म, खेला ही खत्म। तो एक्सएल जो है वो तो सर मेरा 75 ओम के बराबर है और यही आपका एक्सी भी रहा होगा, और एक्सी इज नथिंग बट 1 बाई ओमेगा सी। अब ध्यान से देखिएगा, 50 हर्ट्स तो 2 पाई इंटू एफ मल्टीप्लाइड बाई योर सी। तो यहां से हमको पता चल गया कि सर जो मेरा सी का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100 पाई मल्टीप्लाइड बाई 75, एंड दिस सी इज इक्वल टू दिस मच। तो चलिए इक्वेट कीजिए, थोड़ा सा तो मेहनत और करेंगे ना। 100 पाई मल्टीप्लाइड बाई 75 इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, n divided by 3 pi multiplied by 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6। अच्छा, अब देखिए अगर तो ये पाई जो है इस पाई को काट देगा, ये वाला 3 इसको काट देगा, तो ये आपको 25 हो जाएगा। बढ़िया है सर। ये 10 to the power 6 को अगर हम उधर ले जाए तो यहाँ पे 10 to the power प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि n इज इक्वल टू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 100, बोले तो 10,000 डिवाइडेड बाई 25 विच इज नथिंग बट 400। तो इस सवाल का जो सही जवाब रहा था वो आपको 400 रहा था। आई होप आपको ये वाला सवाल भी एकदम क्लियर है। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, राइट? सभी का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।